हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें। हम मनोविज्ञान में जो बाल विकास है उसके सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बाल विकास को लेकर के सिद्धांत दिए गए थे, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पहला देखा था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। कौन सा देखा था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक कौन से हैं? सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत में सिगमंड फ्राइड के द्वारा मन की 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई। मन की 3 अवस्थाएं हैं, उनके बारे में बताया गया था। एक तो चेतन मन होता है, एक अचेतन है, तीसरा कौन सा था? अर्धचेतन मन होता है। कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है और सबकॉन्शियस है। चेतन मन है, मन से जागृत अवस्था होती है, यानी जो हमेशा व्यक्ति का जागृत रहता है, यानी मस्तिष्क की जागृत अवस्था क्या कहलाती है? चेतन मन कहलाती है। दूसरा अगर बात करते हैं, कटु अनुभूतियों, अतृप्त इच्छाओं, दुखद वार्ताओं को दिन के माध्यम से हम भुलाते हैं, जहां पर दबा कर रखते हैं, वो मन की कौन सी अवस्था होती है? अचेतन मन होती है। ये संपूर्ण मन का 9/10 हिस्सा होती है। चेतन मन की अगर बात करते हैं, ये तो 1/10 हिस्सा होता है। तीसरा हम बात करते हैं अर्धचेतन मन है। याद की हुई बातों को अचानक से भूल जाना। कई बार होता है कोई चीज हमें याद है, तुरंत हम क्या उसके बारे में भूल जाते हैं, बोलते बोलते हकला जाते हैं, रुक जाते हैं, किसी भी चीज को लेकर के झंझावट पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार की अवस्था कौन सी कहलाती है? अचेतन मन कहलाती है। इसके बाद सिगमंड फ्राइड के द्वारा बात करते हैं तो व्यक्तित्व की अगर बात करते हैं तो व्यक्तिगत की अवस्थाएं बताई गई थी। व्यक्तित्व आधार पर सिगमंड फ्राइड के द्वारा क्या कौन कौन सी अवस्थाएं बताई गई थी? तो मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड है, उनके द्वारा 3 अवस्थाएं बताई गई थी व्यक्तित्व के आधार पर। अगर बात करते हैं तो उन्होंने कहा था इड होता है, ईगो होता है और सुपर ईगो होता है। इड की अगर हम बात करते हैं इसे इदम कहा जाता है, जब व्यक्ति केवल खुद के सुख के बारे में सोचता है, यानी केवल सुख प्राप्ति के बारे में, इच्छाओं के बारे में क्या है, भविष्य के मगन में क्या है, भावनाओं में बहकर क्या है, कोई बात करता रहता है, केवल खुद के सुख के बारे में सोचता है, तो यह अवस्था क्या कहलाती है? यह अवस्था इदम कहलाती है, इसे इड कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं ईगो है। इस अवस्था की अगर बात करते हैं तो इसमें कटु अनुभूत हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं, इस प्रकार की जो बातें होती है ईगो में होती है। ये केवल वास्तविकता के आधार पर बातें करता है, जिस जो हमारे सामने क्या है, वास्तविक इच्छाएं हैं, वास्तविक जो हमारे सामने घटनाएं घटित हो रही है उनके बारे में बात करता है। तीसरा हमने पढ़ा था सुपर ईगो है। इसमें व्यक्ति आदर्शवादी बन जाता है, नैतिकता के बारे में बात करता है कि यह व्यक्ति जो होगा केवल ऐसी बात करेगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको यह कार्य नहीं करना चाहिए, केवल आपको आदर्शों के सिद्धांत पर चलना चाहिए। तो ये प्रकार की अवस्था कौन सी कहलाती है? सुपर ईगो है, यानी परम अहम की अवस्था है। अगर बात करते हैं कि दोनों के बीच में सामंजस्य वाली अवस्था कौन सी होती है, यानी इडो यानी इग, इड है, यानी इडो की अगर बात करते हैं, इड की अगर बात करते हैं, इसके और परम अहम है यानी सुपर ईगो है, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैलेंस बनाने वाली अवस्था कौन सी होती है? तो हमारी ईगो होती है, यानी इन दोनों को लेकर के बैलेंस अवस्था में रहता है। न तो ज्यादा इड काम का होता है, न ज्यादा सुपर ईगो काम का होता है। अगर व्यक्ति में ईगो है तो ठीक है, वो अपने प्रत्यक्ष आधार पर जो वस्तुएं उसके सामने हैं, जो बातें उनके सामने घटित हो रही है, केवल उसके बारे में बातें करता है। तो ये हमने इसके बारे में देखा। इसके बाद में हमने थोड़ा सा पॉइंट पढ़ा था नार्सिज्म। नार्सिज्म का एक पौधा पाया जाता है, वह पौधा क्या केवल अपने आप से प्रेम करता है, यानी सम्मोह है। जब व्यक्ति के द्वारा अपने आप से प्रेम भावना रखी जाती है, केवल अपने से प्रेम किया जाता है, तो उस बात को क्या कहा जाता है? नार्सिज्म या सम्मोह कहा जाता है। नार्सिज्म या दूसरा नाम क्या है? सम्मोह है। मनोवैज्ञानिकों के द्वारा यह सिद्धांत क्यों अपनाया गया, इसके बारे में क्यों बताया? क्योंकि नार्सिज्म नाम का एक पौधा था, वो केवल अपने ही सुख प्राप्ति के लिए अपने आप से प्रेम करता था, अपने आप के बारे में क्या देखता था, पास पड़ोस के पौधे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं है, केवल अपने भरण पोषण के बारे में सोचता था। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे क्या सम्मोह नाम दिया था या नार्सिज्म कहा था। अब हम बात करते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। सिगमंड फ्राइड के द्वारा 2 बातों की चर्चा की गई थी। एक तो क्या था? ओडिप्स ग्रंथि होती है, एक कौन सी थी? इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। आपने देखा होगा लड़कियां जो होती है वो मोस्टली अपने पिताजी से ज्यादा प्रेम भाव रखती है, और लड़के जो होते हैं अपने माता से ज्यादा क्या है? प्रेम भाव रखते हैं, यानी माता की ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं, और लड़कियां हैं अपने पिता की ओर होती है। क्यों होता है ऐसा? तो सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारक है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं उनके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है ओडिप्स, जिसका नाम क्या होता है?
ओडिप्स ग्रंथि है, और लड़कियां जो होती है उनमें एक ग्रंथि पाई जाती है जिनका नाम क्या है, इलेक्ट्रा ग्रंथि। लड़कियों में कौन सी है, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। इसी के कारण वे जो लड़कियां होती है अपने पिता से अधिक प्रेम करती है, और जो लड़के होते हैं वो अपनी माता से अधिक प्रेम दर्शाते हैं। तो हम देखते हैं कि स्वाभाविक क्रिया, हम सोचते हैं कि ये क्या स्वाभाविक क्रिया, लेकिन मनोवैज्ञानिक क्या मानते हैं, इसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। इन्हीं हार्मोनों में से एक ओडिप्स और एक इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है, वो अपने माता पिता के प्रति हमारा जो प्रेम है, उत्तरदायित्व है, उसके बारे में क्या है, एक्टिव करवाती है। तो लड़कों में ओडिप्स ग्रंथि होने के कारण और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण जो लड़कियां हैं वो अपने पिता के प्रति ज्यादा प्रेम दर्शाती है, और लड़के जो होते हैं अपने माता के प्रति अधिक प्रेम दर्शाते हैं। तो ये किसके द्वारा बताया गया था, सिगमुंड फ्राइड के द्वारा बताया गया था। इसे क्या नाम दिया गया था, ओडिप्स व इलेक्ट्रा ग्रंथि कहा था। अब सिगमुंड फ्राइड आगे चले थे, क्यों, वो किसी अगर बात करते हैं रिसर्च के बारे में देखते थे, यानी बाल विकास के बारे में देखते, तो उन्होंने क्या विभिन्न चीजों पर रिसर्च किया था। पहले मन के बारे में अवस्था में बताई, फिर इसने कहा था कि व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके बारे में चर्चा की थी। फिर आते आते कहा था कि लड़के अपने माता से अधिक प्रेम क्यों करते हैं और लड़कियां अपने पिता से अधिक प्रेम क्यों करती है, इसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। तो इसके बारे में बताया कि एक ओडिप्स होती है और एक इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। इसके बाद में आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते ये एक शब्द को पकड़ते हैं जिसे क्या कहा जाता है, लिबिडो है। यानी सिगमुंड फ्राइड ने कहा है कि काम जो प्रवृत्ति होती है, सिगमुंड फ्राइड के द्वारा कहा गया कि बालकों में जो काम प्रवृत्ति पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, साधारण भाषा में उसे लिबिडो कहते हैं। कि लड़के व लड़कियों में काम प्रवृत्ति की जो भावना पाई जाती है उसे लिबिडो कहा जाता है। उनके अनुसार यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सिगमुंड फ्राइड क्या कहते हैं, लिबिडो जो होता है, काम प्रवृत्ति है, ये हर मानव की क्या है, एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, हर मानव की एक स्वाभाविक क्रिया होती है। और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है तो व्यक्ति कुसमायोजन हो जाता है, व्यक्ति किसका है, कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। तो इन्होंने किस बात को बताया था, इन्होंने अगर हम बात करते हैं ओडिप्स इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बताया, बाद में चलते चलते ये एक धारणा की ओर आते हैं, काम प्रवृत्ति है, जिन्हें ये साधारण भाषा में लिबिडो कहते हैं। और ये कहते हैं कि ये हर मानव की एक स्वाभाविक क्रिया है, हर मानव में पाई जाने वाली एक प्रकृति की स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि इस प्रक्रिया का दमन किया जाता है, यानी इसे दबाने की कोशिश की जाती है, तो व्यक्ति कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन इतना ही आता है, लिबिडो का प्रवर्तक कौन है, यानी लिबिडो के बारे में किसके द्वारा बताया गया था, तो सिगमुंड फ्राइड थे। लिबिडो में मोस्टली किस प्रक्रिया के बारे में बात की जाती है, तो इसमें काम प्रवृत्ति की इच्छुक के बारे में चर्चा की जाती है। इसके बाद में आते हैं सिगमुंड फ्राइड, आगे चलते जाते हैं, बालक के विकास के बारे में रिसर्च करें, उसके बारे में सिद्धांत दे, उसके बारे में बता रहे हैं। तो फिर आते आते ये कहते हैं कि बालक जो होता है, यानी छोटा शिशु होता है, उसमें क्या है, कामुकता की भाव पाई जाती है। ठीक है, सिगमुंड फ्राइड कहते हैं कि छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनमें भी कामुकता का भाव होता है। तो इसमें ये क्या कहते हैं, शैशव कामुकता कहा जाता है। इनके द्वारा इसे क्या कहा गया है, शैशव कामुकता है। सिगमुंड फ्राइड के द्वारा शैशव कामुकता की बात पर सिगमुंड फ्राइड थे, उन्होंने कहा था कि बालकों में यह प्रवृत्ति जो पाई जाती है। लेकिन इनके शिष्य आते हैं, यूंग आते हैं, यूंग व जूंग है इनके शिष्य हैं, जिनके द्वारा व्यक्तित्व के अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी सिद्धांत दिए थे। तो ये उनके शिष्य आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बालकों में किसी भी प्रकार की शैशव प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, कामुक प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो दोनों के अंदर के मतभेद हो जाते हैं। सिगमुंड फ्राइड है, उनके अधीन उनके शिष्य यूंग है, वो काम कर रहे थे, रिसर्चर होते हैं, वो अपने अधीन में रखते हैं, पीएचडी करते हैं, देखते हैं। अपने अंदर फिलोसफर होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो टीचर होते हैं उनके अधीन कार्य किया जाता है। तो सिगमुंड फ्राइड रिसर्च कर रहे थे और कह रहे थे कि बालकों के अंदर शैशव कामुकता का भाव पाया जाता है। तो उन्होंने, उनके शिष्य था, इसका नाम क्या था, यूंग था, यूंग व जूंग उनके शिष्य था। उन्होंने कहा था नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई भी भाव नहीं है कि बालकों में शैशव कामुकता की बात पाई जाती है। तो इन दोनों के मध्य में क्या मतभेद हो जाता है, यानी सिगमुंड फ्राइड और यूंग है, उन दोनों के बीच में क्या इस बात को लेकर आनाकानी हो जाती है, मतभेद हो जाता है। तो इसलिए सिगमुंड फ्राइड से अलग होकर यूंग के द्वारा एक अलग सिद्धांत दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत तो सिगमुंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, लेकिन इसमें दोनों के बीच में मनभेद हो जाने के कारण उनके शिष्य आते हैं, यूंग व जूंग कहा जाता है, उनके द्वारा एक अलग से सिद्धांत बताया जाता है, जिसे विश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। इसका जिसे किस नाम से जाना जाता है, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ये हमारा कौन सा था, सिगमुंड फ्राइड के द्वारा बताया गया
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, जिनमें उन्होंने पहले मन की अवस्थाएं बताई थी, फिर अगर हम बात करते हैं उनके द्वारा व्यक्तित्व की अवस्थाएं बताई थी, और फिर ये एक नार्सिज्म समूह के बारे में बताते हैं, ओडिप्स इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बताते हैं, लिबिडो के बारे में बताते हैं, और बालकों में सेक्सुअल कामुकता के बारे में क्या चर्चा करते हैं, जिसके कारण दोनों में गुरु और शिष्य के बाद आपस में विचारों का मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के कारण जो इनके शिष्य थे, यूंग थे, इनके द्वारा एक अलग सिद्धांत दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो हम अब दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसके प्रवर्तक अगर बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड है, जिसमें कौन सा है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है। कौन सा आता है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक कौन से, सिगमंड फ्रायड है। सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था। क्या कहते हैं इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत में जो सिगमंड फ्रायड है वो कहते हैं कि बालक का जो विकास होता है, बालक का जो विकास होता है, उस विकास पर काम प्रवृत्ति का प्रभाव होता है। बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति का प्रभाव पाया जाता है। तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, मनोलैंगिक सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार सिगमंड फ्रायड बताते हैं कि बालकों के ऊपर, बालकों का जो विकास होता है उनमें काम प्रवृत्ति का प्रभाव पाया जाता है। बालकों के विकास पर काम प्रवृत्ति है उसका असर देखने को मिलता है। और इसके साथ ही सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं कि जो काम प्रवृत्ति होती है बालकों में, जो काम प्रवृत्ति जो पाई जाती है वो जन्म के साथ ही आती है, जन्म से ही पाई जाती है। यानी बालक जब जन्म लेता है उसके साथ ही क्या है, उसमें काम प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो जो काम प्रवृत्ति पाई जाती है ये बालकों के अलग अलग उम्र में, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलती है। तो सिगमंड फ्रायड मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में काम प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं, और काम प्रवृत्ति के बारे में कहते हैं कि इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां होती है ये बालक के अंदर जन्म के साथ ही आती। जिस प्रकार बालक ने जन्म लिया इस सृष्टि में, उसके साथ काम प्रवृत्ति जन्म से ही आ जाती है। और यह जो काम प्रवृत्ति है ये बालक की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूप में दिखाई देती है। जैसे शेष अवस्था आई, बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ावस्था आती है। तो इन अवस्थाओं में जो ये हमारी काम प्रवृत्ति होती है ये अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। कौन सी है, अलग अलग रूपों में देखने को मिलती है। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार सिगमंड फ्रायड ने बताया है कि ये 5 प्रकार की अवस्थाओं में देखने को मिलती है। जो हमने क्या बताई है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में सिगमंड फ्रायड के द्वारा कौन सी है, काम प्रवृत्ति बताई है। ये सिगमंड फ्रायड कहते हैं ये विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं में, जो शेष अवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था है, इनमें अलग अलग स्तरों पर 5 अवस्थाओं में भिन्न भिन्न रूपों में देखने को मिलती है। ये कौन कौन से भिन्न भिन्न रूप है, तो पहला इनके द्वारा क्या कहा जाता है, मुख्य अवस्था है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि काम प्रवृत्ति है वो शुरुआत की उम्र में बालकों के अंदर अगर बात करते हैं तो मुख्य अवस्था के रूप में पाई जाती है, यानी ओरल स्टेज के रूप में पाई जाती है। जब बालक का अगर उम्र की अगर बात करते हैं 0 से लेकर 1 वर्ष तक होता है। बालक क्या है 0 से लेकर जब तक वह 1 वर्ष धारण करता है, यानी लगभग कई किताबों में 18 माह का समय दिया गया, 18 माह का समय रखा जाता है। तो मोस्टली एवरेज औसतन के आधार पर बात करते हैं तो कोई जो बालक होता है उसकी अगर उम्र 0 से स्टार्ट होती है, जब जन्म लेता है, उससे लेकर 1 वर्ष तक जब उसकी आयु होती है, उस समय जो काम प्रवृत्ति होती है उसके मुख्य अवस्था में पाई जाती है। यानी मुख्य अवस्था में उसकी काम प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। तो उसमें क्या बालक केवल मुख को काम लेता है, ठीक है। तो मुख्य अवस्था में जो ये है प्रवृत्ति है वो पाई जाती है। तो पहली अवस्था कौन सी है, ओरल स्टेज है। दूसरी अगर बात करते हैं गुदीय अवस्था है, एनल स्टेज है। यानी जब बालक की उम्र 1 से 3 वर्ष की हो जाती है तो काम प्रवृत्ति की भावना है वो एनल स्टेज में आ जाती है, गुदीय अवस्था में देखने को मिलती है। पहली कौन सी ओरल स्टेज है, 0 से 1 वर्ष तक है। दूसरी अगर बात करते हैं 1 से 3 वर्ष में है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति की भावना है वो गुदीय अवस्था में आ जाती है, एनल स्टेज में आ जाती है। इसमें बालक जो होता है वो जिद्दी स्वभाव का है, आक्रामक के रूप में, धारणात्मक रूप में दिखाई देता है। तो इसमें आप देखिएगा इस अवस्था जब बालक होता है यानी 1 से 3 वर्ष का बालक वो जिद्दी होगा, उसे आक्रामक होगा, वो लड़ाई मारेगा पीटेगा, आक्रामक होगा। और धारणात्मक के रूप में क्या है विभिन्न प्रकार से आप तुरंत से नाराज हो जाता है। कौन सा होता है, तुरंत ही नाराज हो जाता है। तो ये अवस्था कौन सी होती है, गुदीय अवस्था या एनल स्टेज कहा जाता है।
तीसरी अगर हम अवस्था की बात करते हैं, यानी 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसे फेलेटिक स्टेज कहा जाता है, लैंगिक अवस्था के नाम से जानते हैं। कौन सी है? 3 से 6 वर्ष की जो आयु बालक की होती है उसे लैंगिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक की जो कामुकता की अवस्था है, बालक का जो ध्यान है, यानी बालक की जो क्या कामुकता के बारे में जो बात कर रहे हैं, ये किस अवस्था में आ जाते हैं? जननांगों की तरफ आ जाते हैं। तो कौन सी है? तीसरी स्टेज कौन सी आती है? अपनी लैंगिक अवस्था है, फेलेटिक स्टेज है। इस अवस्था में बालक का ध्यान जननांगों की तरफ होता है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं अपने जननांगों की तरफ क्या ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। छोटे छोटे बालक होते हैं तो उनके द्वारा इस अवस्था में लैंगिकता की ओर अग्रसर किया जाता है। इस अवस्था में ओडिप्स व इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है उसका विकास होता है। कौन सी है? 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। इसके बाद में जैसे ही बालक की उम्र थोड़ी ज्यादा होती है तो उसमें जो अगर बात करते हैं उस समय अवस्था होती है इसे अदृश्य अवस्था या प्रशुकित अवस्था कहा जाता है। 6 के बाद में क्या 12 वर्ष तक, 6 से 12, 7 से 12 में है जो काम प्रवृत्ति होती है। सिगमुंड फ्राइड के अनुसार जो बालक है उसमें किसी भी अंग पर यह सक्रिय दिखाई नहीं देती है, यानी काम प्रवृत्ति जो होती है वो अदृश्य हो जाती है। तो इसे अदृश्यता, या अगर दूसरी बात करते हैं तो यह जो अवस्था होती है इसे दूसरी अगर हम बात करते हैं प्रशुकित अवस्था के नाम से जानते हैं। इसके बाद बालक की उम्र फिर बढ़ेगी। इसमें कौन सी आती है? जननेंद्रिय अवस्था। कौन सी है? जननेंद्रिय अवस्था, यानी 12 वर्ष के बाद है। जब बालक की उम्र 12 वर्ष हो जाती है उसके बाद की अवस्था जो होती है उसे जननेंद्रिय अवस्था कहा जाता है। जेंटल एज के, इसे क्या कहा जाता है? जेंटल स्टेज या जेंटल एज के नाम से जाना जाता है। 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। तो इस अवस्था में यह अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में काम शक्ति का जो प्रयोग है संतानों की उत्पत्ति के लिए किया जाता है। 12 वर्ष के बाद में होती है जो काम प्रवृत्ति की जो भावना है वो उसका प्रयोग जो होता है वो संतानों की उत्पत्ति के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे सिगमुंड फ्राइड के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, मनोलैंगिक सिद्धांत। मनोलैंगिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत में सिगमुंड फ्राइड मुख्य रूप से काम प्रवृत्ति के बारे में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि जो ये काम प्रवृत्ति होती है ये बालक अपने जन्म के साथ ही लेकर आता है। जन्म जैसा होता है उसके साथ में यह उसकी स्वाभाविक सी प्रवृत्ति जो उसके साथ ही जन्म लेती है। ये बालक के जो विकास के स्तर होते हैं उन स्तरों में विभिन्न विभिन्न रूपों में पाई जाती है। जैसे 5 अवस्थाओं में ये बालक जो विकास होता है उन 5 अवस्थाओं में देखने को मिलती है। पहली अवस्था की अगर हम बात करते हैं तो ओरल स्टेज कहा जाता है। मुख्य अवस्था क्या है? 0 से 1 वर्ष की आयु तक होता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं एनल स्टेज कहा जाता है, बुद्धि अवस्था है, यानी जब बालक की उम्र 1 से 3 वर्ष तक की होती है। तीसरा लैंगिक अवस्था है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था है जो होती है। कौन सी आती है? लैंगिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। चौथी अवस्था की बात करते हैं अदृश्य या प्रशोभित अवस्था है। इसे दूसरा की बात करते हैं लेटेंसी स्टेज के नाम से जानते हैं। इस उम्र में बालक की जो काम प्रवृत्ति शरीर के किसी भी हिस्से में दिखाई नहीं देती है। इसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो आगे वाली जो अवस्था आती है उसे जेंटल एज स्टेज कहा जाता है। जेंटल एज के नाम से जानते हैं। इस अवस्था में जो काम शक्ति है उसका प्रयोग बालक जो होता है वो अपने संतान उत्पत्ति के लिए करता है। तो ये कौन सा था? मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है। अब हम अगला सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा आता है? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है जिसके प्रवर्तक की अगर बात करते हैं कौन से आते हैं? जिसके प्रवर्तक कौन से? एरिक्सन है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन से आते हैं? एरिक्सन को माना जाता है। प्रवर्तक कौन से? एरिक्सन को माना जाता है। एरिक्सन क्या है? नव्य फ्राइडवादी। एरिक्सन को दूसरी अगर बात करते हैं तो नव्य फ्राइडवादी की श्रेणी में रखा जाता है। यानी फ्राइडवाद कहते हैं कि हमारे द्वारा जो विचार दिए गए हैं जिसकी अगर बात करते हैं बालकों का सामाजिक में प्रवेश, समाज के लोगों के साथ व्यवहार है, उसे जो बनाते हैं बताते हैं वो फ्राइडवादी कराते हैं। तो इसी प्रकार एरिक्सन भी क्या है उनके साथ समर्थन करते हैं, इसलिए इन्हें नव्य फ्राइडवादी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं नव्य फ्राइडवादी है तो एरिक्सन क्या करते हैं? जो लगभग है सिगमंड फ्राइड के जो सिद्धांत दिए गए थे एरिक्सन के द्वारा, सिगमंड फ्राइड के जो विचार दिए गए थे उनसे काफी हद तक सहमत थे, लेकिन एक बात पर उनके द्वारा सहमत नहीं थे। तो अगर हम बात करते हैं मनो सामाजिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो कौन से आते हैं? एरिक्सन है। एरिक्सन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था और यह जो एरिक्सन है इन्हें नव्य फ्राइडवादी माना जाता है।
नवे फ्राइडवादी की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिकता की भावना को लेकर है। ये सिगमुंड फ्राइड के विचारों से काफी हद तक सहमत थे, लेकिन एक विचार से ये सहमत नहीं थे। एरिक्सन का मानना था कि बालक के विकास प्रवृत्ति का, तो एरिक्सन मानते थे कि बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि सिगमुंड फ्राइड क्या मानते हैं कि बालक के विकास पर उसकी काम प्रवृत्ति का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। लेकिन ये एरिक्सन कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति का कोई लेना देना नहीं। इसके ऊपर बालक के विकास की अगर हम बात करते हैं तो उसके ऊपर जो सामाजिक परिवेश है, सामाजिक वातावरण है, सामाजिक अगर अनुभूतियां हैं उसका प्रभाव पड़ता है। कौन सी आती है? सामाजिक अनुभूतियां हैं, सामाजिक वातावरण उसका प्रभाव पड़ता है। यानी एरिक्सन कहते हैं कि मेरे द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसका नाम मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इस सिद्धांत में व्यक्ति के ऊपर सिगमुंड फ्राइड के अनुसार काम प्रवृत्ति का जो प्रभाव पड़ता है वो बिल्कुल नहीं, केवल सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव पड़ता है। और इस सामाजिक अनुभूतियों के आधार पर जो एरिक्सन है उसके द्वारा 8 अवस्थाएं बताई। कौन सी आती है? 8 अवस्थाएं देखने को मिलती है। कहते हैं बालक का जो विकास होता है वो 8 अवस्थाओं में होता है, 8 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। पहली जो अवस्था होती है, इस अवस्था की अगर बात करते हैं तो बालक का जन्म 0 से 2 वर्ष तक होता है। बालक का जन्म जब कहें 0 से लेकर 2 वर्ष होता है, यानी कोई बालक 0 वर्ष का हुआ फिर 2 वर्ष का होता है, तो इस अवस्था को विश्वास व अविश्वास की अवस्था कहा जाता है। क्यों कहते हैं? एरिक्सन कहते हैं कि बालक जो होते हैं वो 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें विश्वास व अविश्वास के लायक होते हैं। यानी अगर हम बालकों के काम करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे तो वो क्या हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। जैसे बालक रो रहे, माता या पिता उनके पास में खड़े, उनके द्वारा उसे गोद में उठाया जाता है और बाहर ले जाया जाता है, तो उन्हें विश्वास हो कि क्या है पिताजी या माताजी मुझे उठाएंगे, रोऊंगा तो मेरे को उठाएंगे, तो उन्हें विश्वास है। तो विश्वास की वजह से 0 से 2 वर्ष का बालक होता है, उसे कुछ पता थोड़ी होता है, वो रोता है, रोने के बाद अगर उन्हें उठाया जाता है, बाहर घुमाकर लाया जाता है तो उसे विश्वास होगा। अगर हम उन्हें उठाएंगे नहीं, बाहर नहीं ले जाएंगे तो उन्हें क्या विश्वास नहीं होगा। तो ये अवस्था किस प्रकार की होती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था है विश्वास या अविश्वास की अवस्था कहलाती है। कौन सी है? विश्वास व अविश्वास की अवस्था है। इसके बाद 3 से 4 वर्ष की अवस्था जो होती है, 3 से 4 वर्ष की अवस्था होती है, इसकी अगर बात करते हैं तो स्वतंत्रता व संदेह की अवस्था, स्वतंत्रता है, संदेह है, और कौन सी आती है? लज्जा की अवस्था होती है। यानी इसमें बालक क्या स्वतंत्र होता है, 3 से 4 वर्ष का, लेकिन अपने कार्य खुद करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन उसे अपने कार्य दूसरे जो करते हैं तो उनसे क्या लज्जा आती है, शर्म आती है, लज्जा आती है। 3 से 4 वर्ष का बालक होगा, आप देखिए उनके अपने द्वारा कुछ उनके जो काम किए जाते हैं तो उन्हें क्या उसमें शर्म आती है। तो इसको अगर बात करते हैं तो यह अवस्था लज्जा की होती है, शर्म की अवस्था होती है, स्वतंत्रता की अवस्था होती है। इसमें बालक स्वतंत्र होते हैं, 3 से 4 वर्ष के, कहीं कूटती फिरती कहीं घूम लिए तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो पहली अवस्था कौन सी कहलाती है? विश्वास व अविश्वास की अवस्था है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था होती है स्वतंत्रता, स्नेह और लज्जा की अवस्था है। इसके बाद बालक जो होता है 5 से 6 वर्ष का होता है। 5 से 6 वर्ष का बालक होगा तो देखिए उसे आत्मबल की अवस्था, आत्मबल क्या? अपराध भाव की अवस्था, यानी वो क्या है, छोटे मोटे जो बालक होते हैं उसके सामने छोटे बालक उनको पेट देगा, आत्मबल होगा, उसमें क्या है, बल ज्यादा होता है। यानी वह 5-6 वर्ष का जो बालक होता है उसमें शक्ति होती है, शक्ति होने के कारण वह के अपराध करता है, उसमें क्या है, आत्मबल व अपराध भाव की अवस्था कहलाती है। 5 से 6 वर्ष का है बालक, देखिएगा उसमें अपराध भाव की अवस्था होती है, कुछ तोड़े या कुछ मरोड़ा है, कुछ छोटा बालक उसको पीटे, किसी भी प्रकार से क्या उसके साथ छेड़खानी कर ली, उसकी चीज को उठा लिया, तो ये कौन सी होती है? 5 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है आत्मबल व अपराध की अवस्था है। इसके बाद बालक की उम्र जब 7 से 12 वर्ष की होती है तो परिश्रमहीनता की अवस्था है। तो 7 से 12 का जो बालक हो, देखिए परिश्रम करता है, वह के कार्य करेगा, लगातार कार्य करता है, और हीनता का, अगर उसे कार्य के अनुरूप किसी भी प्रकार का प्रबलन नहीं दिया जाता है, उसे मोटिवेट नहीं किया जाता तो उसमें हीनता की भावना आ जाती है। 7 से 12 वर्ष देखिए कि बालक है उसके द्वारा परिश्रम लगातार करता है, वो काम स्कूल का काम है या घर का काम है तो अपनी इच्छा अनुसार मजे से करता है कि पिताजी मुझे ये कहेंगे वे, अगर हमारे द्वारा उसे पुनरावृत्त नहीं किया जाता या किसी प्रकार का उसे मोटिवेशन नहीं किया जाता है तो व्यक्ति क्या हीनता का शिकार हो जाता है। यानी पिताजी उसकी तरफ ज्यादा कर सकते, मेरी बहन की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, मेरे को कुछ कहीं नहीं करें, मेरे को कुछ बताते नहीं है, बहन को ज्यादा बताते हैं, ज्यादा पढ़ाते हैं या ज्यादा पैसे देते हैं। तो इस प्रकार के 7 से 12 वर्ष की जो आयु होती है ये कौन सी होती है? परिश्रम और हीनता की अवस्था होती है, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था है। इसके बाद 13 से 18 की अवस्था की बात करते हैं तो पहचान या द्वंद्व की अवस्था होती है। 13 से 18 वर्ष का जो बालक होता है वो अपने पहचान के बारे में सोचता है,
यानी इस अवस्था में किशोर अवस्था की ओर अग्रसर होता है बालक। तो वो अपने पहचान की ओर अग्रसर होता है, द्वंद्व संघर्ष होता है उसके जीवन में, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस प्रकार मेरी पहचान होगी। तो 13 से 18 वर्ष की अवस्था है, एरिक्सन के द्वारा इसे द्वंद्व पहचान की अवस्था बताया है। इसके बाद 19 से 35 की अगर हम बात करते हैं, 19 से 35 का जो बालक हो जाता है उसमें घनिष्ठता व अलगाव की अवस्था है। 19 से 35 की होती है तो उसमें क्या हमारा किसी से अलगाव हो जाता है, किसी से मित्रता तेज हो जाती है। ये इसी उम्र में होती है कि हम घनिष्ठ मित्र बनाते हैं या हम किसी के साथ लंबे समय से रह रहे तो उससे अलगाव हो जाते हैं। 19 से 35 की अवस्था क्या कहलाती है, घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था है। कौन सी है, घनिष्ठता बनाम अलगाव की अवस्था है। इसके बाद अगर बात करते हैं 36 से 55 की अवस्था है, 36 से 55 की अवस्था होती है, इसमें उत्पादकता व निष्क्रियता की अवस्था है। इसमें अपने उम्र हो जाएगी 36 से 55, जब हमारी उम्र हो जाएगी तो हम सोचेंगे कि हमने क्या उत्पादन किया, हमारे द्वारा क्या है, क्या क्या चीजें बनाई गई, और अब हम क्या निष्क्रिय हो गए, क्योंकि 55 वर्ष की उम्र आते आते क्या जो व्यक्ति है लगभग निष्क्रिय हो जाता है, वह काम करना क्या है बंद कर देता है, क्योंकि परिवार में जो बच्चे हैं वो बड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं पापा तुम तो क्या है, पापा तुमने क्या किया। तो ये कौन सी होती है, निष्क्रियता की अवस्था आती है। कौन सी अवस्था आ जाती है, निष्क्रियता, उत्पादकता व निष्क्रियता की अवस्था आती है। इसके बाद 55 साल के बाद की जो उम्र होती है, 55 साल जब व्यक्ति के गुजर जाते हैं उसके बाद की जो अवस्था होती है, यानी 60-65, इसके बाद में जो अवस्थाएं गुजरती है, 55 के बाद 60 आएगा, फिर 65 आएगा, तो इसकी अवस्था जो होती है वो ईमानदारी व निराशा की अवस्था है। तो इसमें एक व्यक्ति जो होता है बिल्कुल ईमानदार हो जाता है और वह क्या निराशा का शिकार होता है। क्यों, वह सोचता है मैंने उम्र भर ये किया, उम्र भर मैंने क्या बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बच्चे कह रहे पापा आपने क्या किया, तो व्यक्ति क्या है निराश हो जाता है। व्यक्ति क्या है सारा दिन वो टाइम पास करता है, इधर बैठ लिए उधर बैठ लिए, समय व्यतीत करता है। तो इसमें जो व्यक्ति होता है 55 के बाद की उम्र होती है वो क्या होता है, निराशा का शिकार हो जाता है, यानी वह केवल अपनी ईमानदारी के बारे में सोचता है, केवल ईमानदारी की बातें करता है, और निराशा की अवस्था होती है। सारा दिन बैठे निराश ही होगा व्यक्ति, क्यों, उसको कार्य करने के लिए तो कुछ है नहीं, उसकी उम्र क्या है बीत चुकी है। इस प्रकार एरिक्सन के द्वारा 8 अवस्थाएं बताई गई, यानी बाल विकास की क्या है 8 अवस्थाएं बताई गई। उन्होंने कहा है सिगमुंड फ्राइड के अनुसार के काम प्रवृत्ति का कोई लेना देना नहीं है, यानी बालक के विकास में काम प्रवृत्ति कहीं नहीं पाई जाती। शेष अवस्था है, बाल्यावस्था है, काम प्रवृत्ति का कोई लेना देना नहीं, मैं इसके विरुद्ध में हूँ। और काम प्रवृत्ति के आधार पर बालक का विकास नहीं होता है। बालक का विकास सामाजिक अवधारणाओं के अनुरूप होता है, जिस समाज परिवेश में रहता है और जिन अवधारणाओं की सोचता है। तो उनके द्वारा 8 अवस्थाएं बताई गई थी। पहले जो होती है, यानी अपने जो छोटे छोटे थे, अपने ऊपर लेकर बात करते हैं, जब छोटे छोटे थे यानी जन्म लिया था 0 से 2 वर्ष के थे, तो हमारे क्या विश्वास है, विश्वास यानी घर वालों पर विश्वास था, बाकी पर क्या विश्वास नहीं करते थे, तो विश्वास व अविश्वास की अवस्था है। 3 से 4 वर्ष की उम्र हुई तो हमारी क्या परिवार की कोई बातों को लेकर क्या शर्म आती थी, लज्जा आती थी। बालक जो छोटे होते हैं उनको किसी बात को लेकर क्या लज्जा आती है, शर्म आती है, यानी बिल्कुल हम स्वतंत्र होते हैं, किसी भी काम करने को लेकर स्वतंत्र होते हैं। जैसे परिवेश के वातावरण में या हम जो क्या कपड़े खोल कर घूमते छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको क्या संदेह होता है, स्वतंत्र तो होते हैं लेकिन उनके शर्म आती है, लज्जा आती है। तो 3 से 4 वर्ष की, जैसे ही 3 से 4 वर्ष की गुजरती है उम्र, उसके बाद में 5 से 6 वर्ष की आती है, उसमें क्या आत्मबल अपराध भाव की अवस्था है। आप देखिए छोटे छोटे बालक होंगे, दूसरे जो बड़ा बालक उससे झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं मेरे में शक्ति इतनी है। आत्मबल व अपराध भाव की अवस्था है। अपने में ऐसे था, अपने में क्या है उम्र जो बीती थी तो हम अपने क्या है ऐसे थे। तो कौन सी है 5 से 6 वर्ष की है। 7 से 12 की अवस्था है परिश्रम व हीनता की अवस्था है। 7 से 12 की उम्र अपने भी गुजरी थी, हमारे 7 से 12 वर्ष की जब गुजरी थी तो हम भी ऐसे सोचते थे, परिश्रम करते, ठीक है। तो माता जी या कहीं जाते थे, नरियाल जाते तो छोटे भाई को ले जाया जाता था, हमें नहीं ले जाते, हमें थप्पड़ मार के वहीं क्या 10 रुपये दे दिए, थप्पड़ मार के वहीं बिठा दिया जाता। तो क्या है हमें हीनता की भावना पैदा हो जाती थी कि क्या है इसको तो ले जा रही, मेरे को नहीं ले जा रही। तो सभी बालकों में ये जो 7 से 12 वर्ष की आयु होती है उसमें वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन उस मेहनत के बदले उसे अगर समान रूप से नहीं रखा जाता तो व्यक्ति बालक जो है हीनता का शिकार हो जाता है। तो 7 से 12 वर्ष की उम्र क्या होती है, परिश्रम हीनता की अवस्था है। इसके बाद 13 से 18 वर्ष की जब हमारी उम्र आई थी तो हम सोच रहे थे कि अपने को जानता है, अपनी पहचान है, पहचान के बारे में क्या है, अपने बारे में कोई जानता है, हमारी उम्र होगी तो अपने क्या मित्र है वो हमें जानते हैं। तो पहचान बनाम अगर हम बात करते हैं दमन होता है, भूमिका दमन होता है, यानी क्या करेंगे कैसे करेंगे। 13 से 18 वर्ष में है तो इसमें +2 के करीब आ जाता है, बालक सोचता है कि आगे क्या करें, अपनी पहचान बनानी है, कौन सा कार्य करेंगे। इसके बाद उम्र जब आती है 19 से लेकर 35 की जब उम्र होती है, इसमें घनिष्ठता अलगाव की अवस्था होती है।
यानी इस समय बहुत से मित्र मिलते हैं, बहुत से मित्र क्या बिछुड़ते हैं। तो इस समय के जो मित्र मिलते हैं या बिछुड़ते हैं वो व्यक्ति को उम्र भर याद रहते हैं। तो इसलिए इसे घनिष्ठता अलगाव की अवस्था कहते हैं, क्योंकि 1935 है, घनिष्ठ होंगे। इसमें व्यक्ति की शादी भी होती है, बच्चे भी होते हैं, नए रिश्तेदार भी जुड़ते हैं, तो घनिष्ठता होगी। किसी भी कारणवश से, किसी मित्रवत से या किसी परिवेश के वातावरण के जो व्यक्ति है उनके द्वारा अलगाव हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी के अन्य कारणों से आपकी मित्रता है छूट जाती है, वो व्यक्ति मिलता नहीं है। तो ये जो 19 से 35 के बीच में ढांचा जो होता है, इसमें मित्र बनेंगे वो घनिष्ठ होंगे, यानी परिवार है, परिवेश है, अपना जो वातावरण है, शादी है, इस प्रकार लोगों के ज्यादा जुड़ाव होगा, घनिष्ठ होंगे। और इसमें जो लोग अगर घूमते हैं यानी छूटते हैं, अलगाव भी ज्यादा होता है। 19 से 35 वर्ष में क्या घनिष्ठता और अलगाव की स्थिति देखी जाती है। 35 के बाद में तो व्यक्ति सोचता है ठीक है, जो अपना है वो ठीक है, जो नहीं है वो ठीक है। लेकिन 19 से 35 वर्ष में व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मैं उसके साथ भी बात करूं, उससे भी, वो भी मेरे को जाने, वो भी मेरे से बात करे, वो भी मेरे को आगे बढ़ाए, हाँ मेरे को जान दे। तो घनिष्ठता अलगाव की अवस्था 19 से 35 वर्ष की होती है। इसके बाद 35 से आगे बढ़ते हैं, यानी 36 से 55 के बारे में आते हैं। तो 36 से 55 तक व्यक्ति सोचता है कि मैंने क्या उत्पादन किया, यानी मैंने क्या उत्पादन किया है, मैंने जमीन बनाई है, नौकरी की है, या मेरे द्वारा मेरे जो संतान उत्पन्न हुई है उनमें किस प्रकार मैंने गुण डाले हैं, तो उन सभी के बारे में सोचता है, मेरे द्वारा क्या उत्पन्न किया गया, उत्पादकता की अवस्था है, या इसे अगर बात करते हैं निष्क्रियता की अवस्था है। 36 से 55 तक आते आते व्यक्ति को क्या बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय होगा तो वह अपने द्वारा उम्र भर जो जन्म लिया था तब से लेकर जब तक उसकी उम्र 55 के करीब होती, 36 से अगर हम बात करते हैं, जब 36 से 50 के इर्द गिर्द में आता तो व्यक्ति इन चीजों के बारे में सोचता है। तो ये कौन सा निष्क्रिय होगा, तो व्यक्ति अपनी निष्क्रियता के बारे में क्या है सोचता रहता है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं 55 के बाद, 55 साल के बाद में आप किसी बुजुर्ग के बाद 55 के बाद में जब किसी व्यक्ति की उम्र हो जाती है 60-65, तो उनके बारे में उनके पास बेटी अपने भी होंगे, अपनी भी जब ऐसी उम्र होगी तो हम क्या बात करें, केवल ईमानदारी की बात करें, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं बेटा तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें केवल ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए, तुम्हारे जो नसीब में लिखा है, तुम्हारे जो कर्म में लिखा है वो तुम्हें मिलेगा। तो इस प्रकार की बातें जो होती है व्यक्ति 55 के बाद करने लगता है। निराशा की अवस्था, बालक जो व्यक्ति था उसने अपनी उम्र में बहुत कुछ कार्य किया, लेकिन संतान है वो कहेगी आपने क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया, तो व्यक्ति कोने में बैठा रहता है, सोचता रहता है ठीक है मैंने तो कुछ ही नहीं किया, तुम कर दो, ठीक है, तो व्यक्ति निराश हो जाता है। तो बड़े बुजुर्ग हैं और सभी के साथ ऐसा ही होता है। व्यवहार एक ऐसा है कि आने वाली जो पीढ़ी होती है वो अपने माता पिता को ऐसे कहती है कि आपने हमारे लिए क्या किया। नॉर्मल सी बात है, माता पिता का ये रहता है, बच्चे कहते हैं हमने ज्यादा किया, पिताजी कहते हैं हमने ज्यादा किया। तो जब पिताजी के द्वारा अपने बच्चों के बारे में यह बताया जाता है कि हमने ये चीज, तो बच्चे कहते हैं नहीं आपने ऐसा नहीं किया, हम करें काम तो हम करें, आपने क्या किया। तो उसमें बालक होता है जिसका विकास हो गया, जो पूर्ण व्यक्ति बन गया, 55 की उम्र जिसने पार कर ली, वो क्या होता है निराश हो जाता है। तो इस प्रकार एरिक्सन के द्वारा सामाजिक विकास सिद्धांत में इन 8 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई थी और 8 अवस्थाओं के द्वारा क्या है अपना संपूर्ण जो बालक का विकास है उनके बारे में बताया गया था। यानी किस प्रकार बालक का जो जन्म होता है और जन्म से लेकर किस प्रकार वह ह्रासात्मक प्रवृत्ति यानी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है। तो ये हमारा कौन सा था मनोसामाजिक विकास सिद्धांत है जिसके प्रवर्तक एरिक्सन थे। ठीक है, इससे आगे वाले सिद्धांत है वो कल चर्चा करेंगे और कल उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।